Good morning, everybody. In your textbook, the new unit is the periodic table. तो this one is after the atomic structure. तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम परमाणुओं के या इन तत्वों के परमाणु के गुणों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हमें पहले तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है उसकी नीड क्या है, ये इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने तत्वों की खोज आगे बढ़ाई तो तत्वों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब इन तत्वों को हमने खोज तो लिया, लेकिन इनके रासायनिक और भौतिक गुणों को अध्ययन करना भी अभी शेष है। तो जब उनके रासायनिक भौतिक गुणों का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हमें एक डिफ़िकल्टी आएगी। डिफ़िकल्टी क्या आएगी कि मान लीजिए हमारे पास में 10 तत्व जो है वो अब तक डिस्कवर हो गए। तो इस 10 तत्वों में से पहला, तीसरा, 8वां और आपके जो 9वां तत्व है ये समान गुण रखते हों और बाकी के जो आपके हैं वो असमान गुण रखते हों। तो अब हम इसको क्लासीफाई कर लेंगे दो अलग अलग वर्ग में कि समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रख लिया और असमान वाले के तत्वों को दूसरे वर्ग में रख लिया। तो इस तरह से अब हमारा अध्ययन जो है वो सरल हो जाएगा। तो रासायनिक भौतिक गुणों के जो परमाणुओं के तत्वों के जो भौतिक गुण हैं रासायनिक, उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अब जब हमने तत्वों के वर्गीकरण को आवश्यकता मान लिया तो वर्गीकरण हमने शुरू भी कर दिया। तो वर्गीकरण के लिए जो है भिन्न भिन्न परिकल्पनाएँ आए, भिन्न भिन्न जो है ना वो विकल्प प्रस्तुत किए गए। तो इन सभी विकल्पों में सबसे पहला जो विकल्प है प्रयास है, इसको हम बोल देते, ये क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू हुआ, ये कहलाता है प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड हाइपोथेसिस अर्थात प्राउड की परिकल्पना। तो प्राउड जो है ये प्रथम वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये पाया कि जो ज्ञात तत्व थे उस समय, तो उन सब तत्वों में एक समानता देखी। क्या समानता देखी? क्योंकि परमाणु संरचना में हाइड्रोजन को प्रारूपिक तत्व माना गया। इट इज़ अ टिपिकल, इट इज़ अ सैंपल एटम, ठीक है, परमाणु। और इस परमाणु का हम सरलता से अध्ययन भी कर सके थे। तो अब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है इसको प्राउड ने आधार बनाया और आधार बना के उन्होंने परिकल्पना बनाई कि वास्तव में जो सभी तत्व हैं ये हाइड्रोजन जैसे एक सिंपल एलिमेंट के संयोग करने से ही नए तत्व आपके उत्पन्न होते हैं। तो जो भिन्न भिन्न तत्व हैं ये हाइड्रोजन के संयोग से ही बने हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं उनका अध्ययन, अगर उनका विश्लेषण हम इन तत्वों में करने लगें तो फिर हमें हमारे रासायनिक भौतिक गुण भिन्न भिन्न तत्वों के प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे और सरल भी होंगे। लेकिन ये प्राउड की जो परिकल्पना है वो वास्तव में आगे जाके असफल हो गई, क्योंकि जैसे जैसे तत्वों में उनकी जो जटिलता है, उनके परमाणु संरचना में जटिलताएं उत्पन्न होने लगी तो उनके भौतिक रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होने लगे और ये हाइड्रोजन से बिल्कुल मेल नहीं करते हैं। तो ये प्राउड्स के बारे में, यह हाइड्रोजन को इन्होंने आधार बनाया, इसका हाइड्रोजन आधार था। दूसरा देखिए ये डोबर्नियर, डोबर्नियर्स, ये डोबर्नियर्स का ट्राइड्स लॉ कहलाता है। डोबर्नियर ट्राइड्स लॉ अर्थात डोबर्नियर का त्रिक नियम। तो डोबर्नियर जो है वो इस वर्गीकरण को उन्होंने आगे बढ़ाया, वर्गीकरण में विकास हुआ। डोबर्नियर का कहना क्या है, इसको हम ट्राइड्स लॉ के नाम से क्यों जानते हैं? तो उन्होंने ये बताया, यहाँ पर जो बेस है इसका वो उन्होंने लिया एवरेज
मास ऑफ एटम, अर्थात तत्वों का जो औसत भार है उसको उन्होंने आधार बनाया। तो तत्वों के औसत भार को आधार बनाते हुए डोबर्नियर ने पाया कि तीन तीन तत्वों का सेट तैयार किया है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रथम तत्व हमारा लिथियम, ये नंबर 1 हो गया, और जो तीसरा तत्व है वो हो गया पोटेशियम। अब उन्होंने ये पाया कि इस लिथियम का जो वेट है ये तो हो जाता हमारा 7, एटॉमिक वेट ये 7, और इसका जो एटॉमिक वेट है वो हो जाता 39। तो अब हम कहें कि इन दोनों तत्वों के मध्य में एक तत्व ऐसा आएगा जो इन दोनों तत्वों के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा, औसत होगा। तो इसका अगर औसत अगर जोड़ लिया जाए तो 46/2, ठीक है, तो ये कितना आया 23, और यही 23 जो है वो किसका है, वो मास है, ये एटॉमिक मास। तो ये सोडियम का एटॉमिक मास हो गया, अर्थात जो सिरे वाले जो दो तत्व हैं उनका जो औसत भार वाला तत्व होता है वह मध्य में आ जाएगा, और तब इन तीनों तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण लगभग समान हो जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन बहुत सारे गुण इनके समान होने लगते हैं। तो ये तीन तीन तत्वों का उन्होंने सेट तैयार किया। लेकिन ये जो स्थिति है तत्वों में, ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है, क्योंकि आपको बताया कि जैसे जैसे परमाणु के विन्यास में जटिलताएं उत्पन्न होने लगती है तो फिर उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन उतना सरल नहीं होता जितना हमारे ये वर्गीकरण बताते हैं। तो उनके लिए हमें फिर दूसरे प्रयास की आवश्यकता पड़ने लगी। अब इसके बाद में जो तीसरा प्रयास है ये बन गया आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए डोबर्नियर ने तो क्या हुआ कि तीन तत्वों के सेट तक सीमित रहा और औसत भार उसका आधार बनाया। डोबर्नियर के बाद में जो अगले जो वैज्ञानिक बने वो कहलाते हैं आपके न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने इस 3 की संख्या से थोड़ा आगे बढ़ कर के और 8 तत्वों का सेट बनाया। और ये जो न्यूलैंड थे ये एक अच्छे संगीत के अंदर काफ़ी इनकी रुचि थी, अच्छे संगीतकार भी और संगीत की इनकी नॉलेज थी। तो उन्होंने जो संगीत के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह से वो जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो संगीत में रुचि होने से उनके दिमाग में एक ये बात आई कि जिस तरह से संगीत के जो 7 स्वर हैं जब 8वां स्वर पुनः रिपीट होता है तो उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो पहला तत्व और जो आपके 8वां तत्व आगे आएगा ये इनमें सुरों में समानता होती है। उसी तरह से तत्वों के गुणों में भी समानता हो जाती है। न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। अब देखिए इसका इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को। यहाँ 8 तत्वों का एक अलग से सेट बनाया गया है। तो जैसे हम लिथियम से शुरू करें, ठीक है, तो लिथियम हमारा तीसरा तत्व हुआ। उसके बाद नंबर 4 हो जाएगा बेरिलियम, नंबर 5वां हो जाएगा बोरोन, फिर छठा कार्बन और फिर नाइट्रोजन 7वां, 8वां हो गया ऑक्सीजन और 9वां तत्व जो है वो हो जाएगा फ्लोरीन। तो अब देखिए ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। अब ये आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लीजिए कि सा, फिर रे, गा, मा, पा, ये धा हो गया, सारे गामा पा धा, ये नी।
ठीक है। अब जब हम इसको सारे गामा पा धा नी, तो उसके बाद वापस हम क्या बोलेंगे, सा बोलेंगे। तो अब यहाँ पे जो आपके अगला तत्व, क्योंकि उस समय जो इनर्ट गैसेस नहीं थी, तो अगला तत्व जो है वो सोडियम आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला तत्व वो इनर्ट गैस आता है। फ्लोरीन के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये नियोन आ जाता है। तो ये एक इनर्ट गैस था, तो इनर्ट गैस तो उस समय खोज ही नहीं हुई थी। तो उसके बाद जो अगला तत्व आया, ये हमारा एलिमेंट नंबर 11, ठीक है। तो अब वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तो ये ध्वनि में समानता हो गई, ठीक है। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ है, ये संगीत के स्वरों में समानता का आधार बनता है, और इस तरह से कि लिथियम और सोडियम दोनों में समानता संगीत की ध्वनि से हमने इसको जोड़ा है। तो इस तरह से लिथियम और सोडियम के रासायनिक और भौतिक गुण समान हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कि लिथियम और सोडियम दोनों ही आपके बेसिक एलिमेंट कहलाते हैं, ये क्षार तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्षारीयता होती है, ये एक समानता है। उसके बाद सोडियम, तो सोडियम के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो हम मैग्नीशियम, ये 12वां हो गया। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे बोरोन के बाद पास में तो एल्यूमिनियम हो गया 13, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम से समान होंगे, क्योंकि सा के बाद फिर गा आ गया, रे आ गया, तो रे और रे समानता आ गई, गा और फिर गा समानता आ जाएगी। तो बोरोन के गुण एल्यूमिनियम से मिलते जुलते होंगे, अर्थात सिमिलरिटी आ जाएगी। तो स्वरों में समानता के आधार पर रासायनिक और भौतिक गुणों की समानता ढूंढी गई, पता लगाया गया। तो वास्तव में ये बिल्कुल सही बैठा, ये तो हमारी एक नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। तो न्यूलैंड जो है वो कुछ हद तक तो सक्सेस हुए, और ये जो वोकल कॉर्ड्स की जो सिमिलरिटी यहाँ पे देखी गई है, इसी को आधार बनाकर उन्होंने वर्गीकरण का प्रयास किया। लेकिन एक बार फिर से जब तत्वों के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसमें जटिलताएं उत्पन्न होने लगती है, तो उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कुछ तत्वों की संख्या तक ही सीमित रहा, और उसके बाद वो असफल हो गया। तो ये हमारा तीसरा वर्गीकरण बना, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। अब जो चौथा प्रयास है वो एक ग्राफिकल स्टडी है, और ये जो चौथा क्लासिफिकेशन है इसको हम बोलते हैं लोदर मेयर, ठीक है, कर्व। लोदर मेयर कर्व। यहाँ इन्होंने, लोदर मेयर ने क्या किया कि जो जितने भी ज्ञात तत्व थे, उन सभी ज्ञात तत्वों को एक ग्राफ के रूप में स्टडी करी। ग्राफ का आधार क्या बनाया कि एक तरफ तो उन्होंने एटॉमिक मास और दूसरी तरफ उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, अर्थात परमाणु का आयतन और परमाणु का भार, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है, ये लगभग इस तरह से बनता है। ये लोदर मेयर का कर्व कहलाता है। अब लोदर मेयर ने इस कर्व में एक विशेष बात ढूंढने की सफलता पाई, कोशिश की, और कोशिश करेंगे तो सफलता तो मिल नित्य है ही है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक कॉलम में, ये हमारा पहला कॉलम हुआ, उसके बाद फिर ये दूसरा कॉलम हुआ, ये फिर तीसरा कॉलम हुआ। तो इस कॉलम पे जो टॉप लेवल पे हैं, अर्थात यहाँ जो तत्व स्थित हैं, तो प्रत्येक वक्र खंड के जो सिरे हैं, जो टॉप सिरे हैं, जो शिखर है,
तो उस शिखर पर स्थित सभी तत्व समान गुण वाले होंगे। ये शिखर पर उपस्थित सभी तत्व, प्रत्येक शिखर पर, तो ये जितने भी तत्व होंगे इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में काफ़ी समानता होती है शिखर के ऊपर। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये पाया कि इनके जो बॉटम्स हैं, जैसे ये तत्व यहाँ, ये तत्व ये, ठीक है, ये इनके बॉटम एंड हो गए। तो प्रत्येक कॉलम का जो बॉटम एंड है, जो सबसे निचला स्तर है, वहाँ पे जो तत्व स्थित हैं उनके गुणों में भी समानता होती है। तो शिखर वाले जो तत्व वो अलग वर्गीकृत कर लिए गए समान गुण के बारे में, और जो सबसे निचले स्तर वाले जो तत्व थे उनके गुणों में समानता हो गई। तो हमने ये दो वर्ग बना लिए, शिखर वाले तत्व समान गुण और नीचे जो बॉटम पे जो तत्व हैं उनके गुणों में समानता, इस प्रकार से हमने ढूंढ ली। तो लोदर-मेयर का ये कर्व कहलाता है, और ये जो कर्व है ये है हैजार्ड वे में, अर्थात जिगजैग वे के अंदर बनता है, स्ट्रेट लाइन इनमें नहीं आती। तो अब कुछ तत्वों तक तो हम यहाँ पे सीमित हो जाएंगे, और एक बार फिर से वापस कि जैसे ही इनमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब कॉम्प्लेक्शन डेवलप हो जाएगा तो उस स्थिति में अब इनके अंदर जो है वो समानता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो लोदर-मेयर का जो कर्व है ये हमें बताता है कि परमाणु भार और आयतन के बीच में संबंध निकालते हुए उन्होंने गुणों में भी समानता को ढूंढा और समानता पाई गई, और ये जो समानता है वो हमारे लिए उनके रासायनिक भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए और अधिक सरल हो गई। तो इस प्रकार से लोदर-मेयर का ये कर्व हमें क्लासिफिकेशन को बताता है।